हेलो दोस्तों, इंजीनियरिंग मास्टर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय जोशी। ठीक, तो हम शुरू करेंगे हिंदी। हमारे पास जो विषय है वो क्या है? हिंदी है। ठीक, तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हिंदी। सबसे पहले तो हम इस नाम पे चर्चा करते हैं। ठीक, इस नाम का अर्थ क्या है? ठीक है, क्या मतलब होता है हिंदी का? अब देखो, आपके सामने अगर हिंदी कोई बोलता है तो आपको एक ही बात पता है कि हिंदी मतलब हिंदी एक भाषा है ना, और ख़त्म बात। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ अर्थ तो होगा हिंदी का। आया कहाँ से हिंदी? ठीक, तो देखो हिंदी शब्द कहाँ से आया। जब यूनानी भारत में आ रहे थे ना, तो आपने देखा होगा कि जो भारत के का ऊपरी भाग है ना ये, ठीक है, तो सिंधु नदी आप जानते ही हैं, ये ऐसी। ठीक, तो जब यूनानी आ रहे थे, ठीक, तो जो सिंधु है, ये सिंधु को पार करते हुए आए। ठीक, और यूनानियों की विशेषता क्या थी कि वो 100 को क्या पढ़ते थे? 100 को पढ़ते थे वो ह। 100 को क्या पढ़ते थे वो? ह पढ़ते थे। ठीक, तो उन्होंने सिंधु को, देखो सिंधु कैसे लिखते हैं हम? सिंधु। ठीक है, अब सिंधु को वो क्या पढ़ते हैं? सिंधु को वो 100 को मैंने बताया कि ह पढ़ते हैं। ठीक, तो सिंधु को वो क्या पढ़ेंगे? सिंधु को हिंदू पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो, यह इस क्षेत्र में जो निवास करने वाले लोग हैं, जो यहां पे रहते हैं इस भाग में, ठीक, तो इन लोगों को कहा जाता था सिंध। इन लोगों को कहा जाता था सिंधी। ठीक है, और इस क्षेत्र को कहा जाता था सिंध। ठीक है, यहां पे निवास करने वाले लोगों को क्या कहते थे? सिंधी कहते थे। और इस क्षेत्र को क्या कहते थे? इस क्षेत्र को सिंध कहते थे। तो अब समझो, ठीक, कि वो इस 100 को क्या प्रयोग करते हैं? ह। तो इस क्षेत्र के लिए वो किस शब्द का प्रयोग करेंगे? वो बोलेंगे इसको कि ये क्या है? हिंद है। ठीक है, पहले हिंद होगा, हिंद का अपभ्रंश रूप क्या हो जाएगा? हिंद हो जाएगा। ठीक, और सिंधी से क्या हो जाएगा? सिंधी से ही हमारा हिंदी हो जाएगा। सिंधी से ही क्या हो गया? हिंदी। ठीक, आपने अगर कभी समूह गान पढ़ा होगा या सुना होगा, तो वहां पे आपने सुना होगा कि हिंदी हैं हम वतन के, हिंदोस्तां हमारा। हिंदी हैं हम क्या हैं? हिंदी हैं। तो इसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि हम हिंदी हैं, मतलब हम भाषा हैं? भाषा तो नहीं है ना हम। हिंदी हैं हम क्या हैं? हिंदी हैं। हिंदी का मतलब हो गया कि हम भारतवासी हैं, हम भारतीय हैं, हम सिंधी हैं, इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं। ठीक है, एक और बात समझो, देखो जो हिंदी शब्द है, ठीक है, जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द हिंदी का ही नहीं है। अब देखो कितनी बड़ी बात है। ठीक, कि जो शब्द है वो शब्द हिंदी का ही नहीं है, और भाषा का नाम क्या है? हिंदी। और स्वयं हिंदी किसका नहीं है? हिंदी भाषा का नहीं है। ये किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। किसका है? फारसी का। ठीक, और एक प्रश्न इस प्रकार से भी आपके पास जरूर आता है, और वो पूछ लेगा आपको कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा, आपका जवाब होगा क्या? आपका जवाब होगा कि ये फारसी भाषा का शब्द है। क्लियर है भाई बात? अब देखो, अब भाषा क्रम की बात करते हैं। ठीक है, कि हिंदी आई कहां से है? हिंदी आई कहां से? ठीक है, पहले बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब पता ही नहीं हिंदी है क्या, और सीधे वहाँ संधि पढ़ रहा, व्याकरण, तो मज़ा नहीं आएगा तुम्हें भी, है ना। तो इसलिए पहले शुरू में बेसिक जरूर पता होना चाहिए किसी भी भाषा के बारे में। अब देखो, अब हम चर्चा करते हैं कि इसका क्रम क्या था, आई कहाँ से हिंदी। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारे पास भाषा थी, देखो ये पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी पे सबसे पहले अगर कोई भाषा थी तो वो कौन सी थी? संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। जब इस पृथ्वी पे देवता थे ना, तो देवता क्या बोलते थे? कौन सी भाषा बोलते थे?
आप ये सोचो कि जो श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं वो हिंदी में दिए होंगे क्या? हिंदी में तो नहीं दिए होंगे। वो किस भाषा में दिए? तो वो संस्कृत में दिए। ठीक, और इसीलिए आप जानते हैं कि संस्कृत को क्या बोलते हैं? देव भाषा बोलते हैं। ठीक है, किस भाषा को देव भाषा कहा जाता है? संस्कृत को। ठीक, अब देखो जब पूरी पृथ्वी पे भाषा है, एक भाषा चली रही है, भाषा क्या होती है? किसे भाषा कहते हैं हम? अगर भाषा की हम परिभाषा देखें कि भाषा हम किसे कहेंगे, तो मनोभाव को व्यक्त करने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। मतलब हमारे मन में जो भी विचार चल रहा है, उस विचार को अगर मुझे दूसरे तक पहुंचाना है तो उसके लिए मैं जिस माध्यम का प्रयोग करता हूं उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और ये भाषा क्या होती है? मौखिक भी होती है ना, कि सिर्फ बोल के ही मैं आपको समझा सकता हूं। लिखित हो सकती है कि मैं बोलूं कुछ ना और लिख के अपने विचार आप तक पहुंचा सकता हूं, या फिर संकेत से भी पहुंचा सकता हूं, इसीलिए सांकेतिक भी भाषा होती है ना। जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। संकेत में बात होती है ना, मतलब जा, है ना, मतलब आजा। ठीक, तो भाषा क्या है? सांकेतिक भी है। अब देखो जब पृथ्वी पे भाषा है ही, संस्कृत थी और सब जानते हैं संस्कृत, तो फिर हमें आगे बढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? कैसे हिंदी आई? तो अब देखो जब संस्कृत थी तो यहां पे क्या हुआ कि यहां पे दो शैलियां आ गई थी संस्कृत में। ठीक है, वो दो शैलियां कौन कौन? शैलियां बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, सहेलियां नहीं। ठीक है, शैलियां कौन कौन सी शैलियां थी? वो एक शैली थी हमारे पास डिंगल और दूसरी शैली थी हमारे पास पिंगल। डिंगल और पिंगल। डिंगल शैली क्या होती है और पिंगल शैली क्या होती है? अभी ये मत सोचना कि ज्यादा कठिन हो रहा है, मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, ये थोड़ी पढ़ना है तुम्हें, लेकिन क्रम पता होना चाहिए, क्रम पूछा जाता है भाषा का, इसलिए समझाना जरूरी है। ठीक है, तो दो शैलियां आई, एक डिंगल आई और एक पिंगल आई। डिंगल शैली क्या होती थी? सबसे पहले डिंगल के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो डिंगल शैली जो होती थी इसमें कठोर वर्णों का प्रयोग, कठोर वर्ण। ठीक है, अब कठोर वर्ण क्या होते हैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, और इसमें सरल, इसमें कठोर वर्ण, इसमें सरल वर्ण, इसमें कर्ण कटु और इसमें कर्ण प्रिय। कर्ण कटु और कर्ण प्रिय, देखो अंतर है। कठोर वर्ण किसे कहते हैं? कठोर वर्ण कहते हैं, जैसे अब ये तुम्हारे काम का तो नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि आगे आएगा तुम्हारे पास। कठोर वर्ण किसे कहते हैं? तो कठोर वर्ण होते हैं जैसे टॉवर्ग के वर्ण है ना, टॉवर्ग। टॉवर्ग पता है आपको? टॉवर्ग क्या होता है? टॉवर्ग ट ठ ड ढ अण, ये टॉवर्ग के वर्ण है, इनको कठोर वर्ण कहते हैं। ठीक, और इधर क्या होता है? इधर सरल अक्षरों का जो कानों को, ये कानों को चुभेंगे। ठीक है, और ये कानों को क्या करते हैं? कानों को अच्छे लगते हैं, मधुर लगते हैं। ठीक, इसका प्रयोग ज्यादातर होता था वीर रस में, रौद्र रस में, और इनका प्रयोग होता था शांत रस में, भक्ति रस में, या फिर श्रृंगार रस में। ठीक, यहां पे कठोर वर्ण, जैसे एक उदाहरण दूं मैं, तुम्हारे काम का नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, है ना। तो शिव तांडव स्तोत्र जैसे आपने पढ़ा होगा, तो वो शैली कौन सी है? डिंगल। ठीक है, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। ये कौन सी शैली है? डिंगल। ठीक है, पिंगल में इसी का मतलब आसान लगेगा और सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अयगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी भक्त विनोदिनी शैल सुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। ठीक है, तो ये क्या है? कर्णप्रिय है। ये शैली कौन सी है? कर्णप्रिय। अब देखो, अगर आप मार्केट में कोई एक ही विषय की पुस्तक लेने गए, ठीक है, और आपने वहां पे से, मतलब जो दुकानदार था, दुकानदार ने आपको दो किताबें दी उसी विषय की, एक की शैली बहुत कठिन है और एक क्या है? बिल्कुल सरल है। तो आप बताओ कौन सी खरीद के लाओगे? कौन सी खरीद के लाओगे? सरल वाला, है ना। या एक ही विषय के दो टीचर हैं, एक बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता है और एक बहुत कठिन शब्दों में समझाता है, तो आप किस टीचर से पढ़ना पसंद करोगे?
जो सरल शब्दों में समझा रहा है ना। जो कठिन में होगा उसमें आप आधे घंटे में ही बोर हो जाओगे। ठीक, तो इसी का असर ये हुआ कि डिंगल शैली क्या हो गई, खत्म, लोप हो गया, इसका गायब हो गई। ठीक, और जो पिंगल शैली है, पिंगल शैली बहुत ज्यादा फली फूली और आगे जाएगी जब, और हिंदी में एक उपबोली आएगी आपकी ब्रज, और उस ब्रज में जाके इसका क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। समझ में आई बात। तो देखो जब संस्कृत थी तो यहां पे ज्यादातर राइटर क्या करने लगे थे, वो डिंगल शैली का प्रयोग करने लगे। अब डिंगल शैली का प्रयोग कर रहे हैं तो समझने में क्या हो रही है, औरों को कठिनाई हो रही है। तो अब उन्होंने कहा यार कुछ थोड़ा सरल की तरफ चलते हैं, और मानव की आदत होती है वो हमेशा कठिन से और सरल की ओर जाता है ना। अपने काम को अगर अभी कठिन लग रहा है तो वो प्रयास करता है कि कैसे ये काम क्या हो जाए, सरल हो जाए। तो इसी क्रम में देखो संस्कृत के बाद क्रम आया और एक भाषा बन के आई आपके पास, कौन सी, पाली। पहले संस्कृत थी, ठीक है, सबकी भाषा संस्कृत थी, लेकिन इसमें जब कठिनाई आई तो अगली भाषा ने जन्म लिया जो कहलाई पाली। ठीक, पाली में भी इसी प्रकार के कार्य होंगे और पाली से और सरलता की ओर हम आ जाएंगे और एक भाषा बन के आ जाएगी आपके पास, कौन सी, प्राकृत। ठीक है, प्राकृत में भी यही काम होगा। अब प्राकृत से भी हम आगे आ जाएंगे और भाषा आ जाएगी आपके पास अपभ्रंश, और अपभ्रंश के क्या हो जाएंगे, दो रूप हो जाएंगे। ठीक है, एक को हम कहते हैं अपभ्रंश सौरसेनी, अपभ्रंश सौरसेनी, और दूसरी को हम कहते हैं अपभ्रंश, अपभ्रंश अवहट्ट, अपभ्रंश अपभ्रंश अवहट्ट। ठीक है, देखो एक प्रश्न ये भी आता है आपके पास कि गढ़वाली या कुमाऊनी जो बोलियां हैं ना, तो इनका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो आपको याद रखना है कि गढ़वाली और कुमाऊनी जो बोलियां हैं इनका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी से। ठीक, ये क्रम आया और अपभ्रंश अवहट्ट के तुरंत बाद आपका क्रम आ गया किसका, हिंदी का। किसका क्रम आ गया, हिंदी। देखो हम कहां से कहां तक चले, हम कठिन से और सरल की तरफ आए। मतलब इसको आप ये मान लो कि यह है लैंडलाइन फोन। लैंडलाइन समझते हो ना, गांव में उसमें वो डिस्प्ले भी नहीं होती थी, अगर किसी का फोन आया किसका आया पता ही नहीं, और उसको कहीं ले जा भी नहीं सकते। और गांव में अगर फोन घर में रखा हुआ है और वो खेतों में काम करने जा रखा है, ठीक है, घर में किसका फोन बजा कुछ पता नहीं। बाद में धीरे धीरे सरलता की ओर आए ना, वो तार हटा, फोन आया, लेकिन वो फोन थोड़ा बड़ा था, ऐसे एंटीना लगा होता था उस पर, जेब में भी सही से नहीं आता था, हाथ में पकड़ के घूमते थे उसे। उसके बाद और आया, फोन का साइज छोटा हो गया, है ना। फिर और सरल आया, ठीक, वहाँ आप गेम भी खेल सकते थे इस फोन में, लेकिन था बटन वाला ही। बाद में और सरलता की, बोले बटन कौन दबाए, तो एक स्टिक आ गई थी। सरल की तरफ बढ़ता हुआ क्रम यही तो था, और लास्ट में कहाँ पहुँच गए तुम, एंड्रॉयड पे पहुँच गए। तो ये लैंडलाइन है और ये एंड्रॉयड है। ठीक है, कठिन से सरल की ओर। एक बात यहां बोल रहा हूं और उसी बात को यहां पे बताता हूं। देखो अगर यहां की बात करते हैं तो यहां पे बात है शनै पंथा शनै क्वंथा शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या च वित्तम च एते पंचा शनै शनै। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया। ठीक, लेकिन अगर वही बात मैं यहां पे बोलूं तो आराम से सुनना, समझ में आएगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा फल ऋतु आए होए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो ये समझ में आ रहा है, जबकि ये समझ में नहीं आया। हम कहां से, कठिन से, और कहां की तरफ आए, सरल की तरफ। समझ में आई बात। अब देखो यहां पे एक और चीज, जो संस्कृत भाषा थी, संस्कृत की लिपि क्या थी। अब लिपि, पहले तो लिपि कहते किसे हैं, ठीक, लिपि किसको कहते हैं हम, लिपि। लिपि का मतलब क्या होता है, तो देखो अगर परिभाषा में लिपि की बताऊं तो लिपि की परिभाषा होगी कि मौखिक ध्वनि को
लिखने के लिए मैं जिस चिन्ह का प्रयोग करता हूं उसी को हम लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनि को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं, और हर लिपि में यह चिन्ह अलग अलग होता है। देखो साउंड, ध्वनि तो एक ही होगी ना। जैसे मैं एक ध्वनि बोलूं ए, ठीक है, ए एक क्या है, ध्वनि है ना, ए। लेकिन अलग अलग लिपि में इस ए के लिए अलग अलग चिन्ह होगा। ध्वनि क्या है, ए। और अगर लिपि देवनागरी बोलूं मैं, देवनागरी, तो देवनागरी लिपि में इस ए ध्वनि के लिए, इस ए साउंड के लिए एक चिन्ह है, और वो चिन्ह क्या है, ये एक चिन्ह ही तो है। अगर रोमन की बात करूं, देखो ध्वनि वही है, ए, ध्वनि क्या है, ए ही है, लेकिन इस रोमन में इसके लिए अलग चिन्ह है। इसके लिए क्या चिन्ह है इसमें, ये, ठीक है। तो हमने क्या कहा, मौखिक ध्वनि को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है। अब संस्कृत की लिपि क्या थी, संस्कृत की लिपि क्या थी? संस्कृत की लिपि देखो, इसकी लिपि थी ब्राह्मी। कौन सी, ब्राह्मी, ठीक। हिंदी की आदि जननी, आपसे प्रश्न पूछता है हिंदी की आदि जननी कौन है, तो संस्कृत है, ठीक। इस संस्कृत की लिपि क्या है, ब्राह्मी है, ठीक। और इस हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी, देवनागरी। तो जिस प्रकार से हिंदी का विकास किससे हुआ है, संस्कृत से, जिस प्रकार से हिंदी का विकास किससे हुआ है, संस्कृत से हुआ है, उसी प्रकार देवनागरी का विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी से हुआ है। आपसे यह भी प्रश्न पूछेगा कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बात समझ में आई? यह प्रश्न देखो, भाषा का क्रम आपको पता होना चाहिए, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और सैनी, फिर अपभ्रंश अवहट, और अंत में हिंदी। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी भाषा है, ठीक है, उस भाषा के लिए, उस भाषा को व्यवस्थित रखने के लिए, ठीक है, और शुद्ध रखने के लिए आवश्यकता पड़ती है किसकी, व्याकरण की। और हर भाषा का अपना एक क्या होता है, व्याकरण होता है, ठीक। तो वैसे ही देखो, मैंने कहा कि हिंदी में जो कुछ भी हो रहा है सब कहां से आ रहा है, संस्कृत से। तो हिंदी का जो व्याकरण भी बनेगा वो बनेगा किसके व्याकरण पे आधारित होगा, तो संस्कृत के व्याकरण पे आधारित होगा, ठीक। और जो संस्कृत का व्याकरण है वो कैसे बना, सबसे पहले आपके पास देखो, जो यूकेपीएससी है ना, इसने अपने हिंदी के स्तर को भी, अगर आप अभी कल ही एक और पेपर हुआ यूकेपीएससी का ही था, ठीक है, तो उसकी हिंदी अगर देखोगे तो थोड़ा स्तर अच्छा है उसका, ठीक है। अब वो यहाँ से भी प्रश्न कर रहा है, वो सूत्र पूछ दे रहा है। कल के पेपर, अभी जो संडे को पेपर हुआ था उसमें सूत्र पूछे हुए थे उसने, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें आपको इसके बारे में भी पता होनी चाहिए, ताकि आप बाद में ये ना बोलो कि सर ने बताया नहीं था इसके बारे में, ठीक। तो देखो, जो संस्कृत का व्याकरण सबसे पहले जो भाषा बनी, ठीक है, तो वो उसका व्याकरण बना कैसे था, ठीक। एक बात, अगर आप लोग हिंदी माध्यम से होंगे तो आपने ये सुना होगा माहेश्वरी सूत्र, माहेश्वरी सूत्र। इंग्लिश मीडियम वालों ने तो नहीं सुना होगा, लेकिन हिंदी मीडियम वालों ने ये शब्द जरूर सुना होगा, माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी जो शब्द है ये बना है महेश्वर से, और महेश्वर किसका पर्यायवाची है, तो महेश्वर पर्यायवाची है शिव का, ठीक। इन सूत्रों की संख्या है 14, आपके काम का इतना ही है बस, ठीक है।
आपसे इतना ही प्रश्न पूछेगा कि माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है। ठीक, देखो माहेश्वरी सूत्र है क्या, तो शिवजी अपना डमरू बजा रहे थे आराम से। शिवजी जब तांडव करते हैं ना, तो तांडव करते हो क्या बजाते हैं, डमरू। तो उस डमरू की आवाज को जो ऋषि थे उन्होंने कैप्चर किया और उन्होंने उस आवाज को लिखा और उसी आवाज से 14 सूत्र बन के आए। ठीक है, आपको कभी नहीं पूछेगा कि वो 14 सूत्र कौन कौन है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं ऐसे ही हैं कौन कौन वो। आपको न याद करने की आवश्यकता है न लिखने की आवश्यकता है, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि वो इतना गहरा हो जाएगा, उसके लिए आपको अष्टाध्यायी पढ़नी पड़ेगी फिर। ठीक, अ इ उण री लिक ऐ ओंग ऐ औच है वरट लण यम गण नम झभय गढ़धस जब गढ़धस खप चटत चटतव कपय सस्सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणादि संज्ञार्थानि ऐसा मंत्ययत हकारा द्विस्वकारा लण मध्य त्वित संज्ञक हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हलित स्यात् उपदेशे आद्योच्चारणम सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरा दनुवर्तनीयम सर्वत्र। ये 14 सूत्र हैं। ठीक है, माहेश्वरी सूत्र। और इन्हीं सूत्रों से क्या बने, प्रत्यय बने। उन प्रत्ययों से उसके बाद शब्द बनेंगे, उन शब्दों के बाद वाक्य निर्माण होगा, वाक्यों से गद्यांश बनेगा और पूरी भाषा बनकर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इतना याद रखना आपको बस कि माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है। क्लियर है बात। अब देखो हम शुरू करते हैं हिंदी का व्याकरण, और पहला ही चैप्टर इसमें आएगा आपके पास कौन सा, वर्णमाला। पहला चैप्टर आ जाएगा आपके पास वर्णमाला। ठीक है, अब देखो पहले इस शब्द पे बात करते हैं। वर्णमाला क्या है, देखो दो शब्दों से बना है, एक है वर्ण और दूसरा है माला। ठीक है, वर्ण और माला। वर्ण किसे कहते हैं और माला किसे कहते हैं। वर्ण का मतलब अक्षर और माला मतलब, माला कैसी होती है, देखो एक गुलाब लिया, उसके बगल पे एक और गुलाब अच्छे से व्यवस्थित करके लगाया, फिर आगे एक और गुलाब, फिर एक गुलाब, एक गुलाब, और इसी प्रकार से जब उन गुलाबों को व्यवस्थित कर देते हैं तो माला बनती है किसकी, गुलाब की माला। ठीक, वैसे ही अगर वर्णों को व्यवस्थित करके रखेंगे तो आपके सामने क्या बन के आ जाएगी, वर्णमाला। तो पूछता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि वर्णों का व्यवस्थित रूप। वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला हम किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित रूप को। क्लियर है। अब देखिए जो ये वर्णमाला है हिंदी में, इसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसमें कुल वर्ण है आपके पास 52, और ये 52 अक्षर आपने पढ़ने, अभी जो आपने पिछला मतलब जो कैंसिल हुआ जेई का पेपर, इसमें देखा होगा, इसमें से ही एक या दो प्रश्न शायद इसी चैप्टर से थे। जो वर्णमाला है, वर्णमाला को सबसे पहले हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। और ये दो भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहला आता है आपका स्वर। पहला भाग कौन सा है आपके पास, स्वर। ठीक है, और स्वर हम किसे कहते हैं, स्वर का मतलब क्या है। देखो जिस भी वर्ण को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, जिस भी अक्षर को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब स्वतंत्र रूप से बोलने का मतलब क्या है, कि स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, मतलब स्वतंत्र बोलने का मतलब यह है कि जिसमें हमें किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, देखो अगर मुझे की बोलना है, की, अगर मुझे की बोलना है तो क के साथ साथ मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है, ई की, है ना। क के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ रही है, ई की। मैंने कहा स्वर वो है जिसमें किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे देखो, मैं अगर अ बोलूं, अ, तो इस अ को बोलने में क्या मुझे किसी और की जरूरत है, नहीं है। अ बोलने में मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर ये अ मुझे लिखना है तो लिखने में भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है और की।
लेकिन अगर की बोलना भी है तो भी ई की जरूरत है। अगर लिखना है तो देखो इस मात्रा की, इस ई की मात्रा की जरूरत है। तो ये स्वतंत्र नहीं है और ये क्या है, स्वतंत्र है। तो जिसको मैं स्वतंत्र रूप से बोल सकता हूं या लिख सकता हूं उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्लियर बात। अब आपसे पूछेगा स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी में, तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11। अब आप अगर कोई किताब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा होता है 11 प्लस 2। ठीक है, कोई किताब क्या जो आप पढ़ ही रहे हो, मुझे पता है लूसेंट सामान्य अध्ययन पढ़ रहे होंगे और उसी में देखोगे तो लिखा होगा 11 प्लस 2, लेकिन उन दो को काउंट नहीं किया जाता है। अगर कोई ऑथेंटिक बुक आप पढ़ते हो तो उसमें नहीं होगा 11 प्लस 2 वाला कॉन्सेप्ट। वो 2 है क्या, अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, मैंने कहा कि स्वरों की संख्या कितनी हुई, 11। और ये 11 स्वर हैं कौन 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 है ये 11 स्वर, तो ये 11 स्वर देखो, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ और औ। ठीक है, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये 11 क्या हैं, स्वर हैं। ठीक, जो 2 वाली बात थी कि 11 धन 2 वो क्या है, तो देखो इसमें तुम पढ़ते हो जब तो क्या पढ़ते हो, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, अंग अह, तो अंग और अह इन 2 को काउंट करता है, लेकिन इनको हम स्वर में काउंट नहीं करते हैं और ना ही हम कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, देखो अभी हमने 1 मिनट पहले ही एक परिभाषा बोली कि स्वर हम किसे कहेंगे, कि जिसको मैं स्वतंत्र रूप से बोल भी सकता हूं और स्वतंत्र रूप से लिख भी सकता हूं, मतलब किसी और की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन खुद एक बार इसको उच्चारित करके देखो, अंग, तो किसी और की सहायता लेनी पड़ रही है। अ के साथ साथ किसकी आवाज आ रही है, ग की, अंग। अह, अ के साथ साथ किसकी आवाज आ रही है, ह की। ठीक है, तो ये तो स्वतंत्र है ही नहीं। लिखने में भी देखोगे तो अ के साथ साथ मुझे किसकी जरूरत है, इस बिंदी की। लिखने में भी देखो इस अ के साथ साथ किसकी जरूरत है, इस बिंदी की। तो इसलिए ये स्वर नहीं है, इनको स्वरों में नहीं गिना जाता है। इनको एक अलग से नाम देते हैं और वो नाम क्या है, अयोगवाह। क्या है, अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब क्या होता है, अ के योग से बहने वाले या चलने वाले, जो अ के योग से चलते हैं। तो देखो ये अंग भी अ के योग से चल रहा है और ये अह भी अ के योग से चल रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, अयोगवाह कह दिया। अब इन दोनों को अलग अलग नाम भी देते हैं। इस अंग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार। और इस अह को अलग से नाम देते हैं और इसको कहते हैं हम विसर्ग। अंग को क्या कहा, अनुस्वार, इस अह को क्या कहा, विसर्ग। क्लियर है। तो ये देखो जो धन 2 वाली कंडीशन थी वो ये थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मिटा दो इसे। अब देखो अभी तक हमने यहां पे लिखे हुए थे जो 11 स्वर हैं। अब इन स्वरों को भी 2 भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। 2 भागों में क्या करते हैं, इसको बांटते हैं। और ये 2 भाग कौन कौन से हैं, ठीक, एक आता है आपके पास मूल स्वर, मूल स्वर, ठीक, और एक आता है आपके पास संधि
स्वर, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल का मतलब क्या होता है, मूल का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मूल मतलब, मूल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखो, तुमने सुना होगा कि जो राम जी थे वो जब वनवास का उनका समय था तो उस समय वो कंद मूल खाते थे। कंद मूल, कंद मतलब तना और मूल का मतलब जड़। ठीक, तो मूल मतलब हो गया जड़, और ये क्या बोल रहा है? मूल, और आगे क्या है? स्वर, स्वरों की जो जड़ है। ठीक, तो पहले हमारे पास सिर्फ 4 स्वर थे। कितने? 4। और इन 4 स्वरों से ही बाकी के स्वर बने हैं, इसीलिए उनको हमने क्या कहा? मूल स्वर कहा। ठीक है, तो परिभाषा हम ये बोल सकते हैं मूल स्वर की कि वे स्वर जो अन्य स्वरों का निर्माण करते हैं उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। क्या काम ने? कि वे स्वर जो अन्य स्वरों का निर्माण करते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? तो 4। कौन कौन से हैं ये? देखो, पहले हमारे पास सिर्फ अ था, इ था, उ था और री, ये 4 थे। ठीक है, इन्हीं चारों को हमने क्या कहा? मूल स्वर कहा। ठीक, दूसरी तरफ इसका आया क्या? संधि स्वर। संधि का मतलब क्या हो गया? देखो, संधि शब्द का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना या फिर समझौता करना, यही तो होता है। तो जो स्वर 2 स्वरों से जुड़ के बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे? संधि स्वर कहेंगे। जो क्या होगा? 2 स्वरों से मिल के बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? संधि स्वर। अब देखो, इन चारों के अलावा कितने बचे आपके पास? 7 स्वर बचे। बचे ना? इन 4 के अलावा कितने बचे? 7। तो 7 के 7 स्वर क्या हैं? संधि स्वर हैं, 2 स्वरों से जुड़ के बनेंगे। अब देखो, 2 स्वरों से जुड़ के तो बनेंगे, लेकिन अलग अलग बन सकते हैं। कहीं पे एक जैसे स्वर जुड़ेंगे तो कहीं पे अलग अलग जुड़ सकते हैं। ठीक, तो इस आधार पे जो संधि स्वर है, संधि स्वर के भी 2 पार्ट हो जाते हैं। एक को हम कहते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं हम संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर हम किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर का मतलब क्या है? तो देखो, दीर्घ का मतलब 2 समान स्वरों से मिलकर जो बनेगा। ठीक है, 2 समान स्वर मतलब कि 2 एक जैसे स्वर अगर जुड़ेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। अब यहां पे देखो है कि कैसे स्वरों का निर्माण होता है। मूल स्वर ये है और ये ही बनाएंगे सब आगे के। दीर्घ स्वर हमने कहा कि समान मतलब एक जैसे स्वर होने चाहिए। तो यहां देखो, हमारे पास अ पहले से मूल स्वर है ना? यहां पे अ, इस अ में हमने एक और अ जोड़ा। ठीक, अ और अ जुड़े और इन दोनों ने जुड़ के क्या बनाया? आ गया एक और स्वर। अ और अ 2 समान स्वर जुड़े और इन्होंने क्या बना दिया? आ। ई और ई, ये दोनों जब जुड़े तो इन्होंने क्या बना दिया? ई। एक और स्वर बन के आ गया। हमारे पास था उ, इसमें एक और उ जुड़ा और बन के आ गया क्या? ऊ। तो देखो, ये मूल स्वर है या नहीं है? यही मूल स्वर जुड़ के क्या बना रहे हैं? नए स्वर बना रहे हैं। समान मतलब एक जैसे, अगर एक जैसे जुड़े तो ये कहलाए दीर्घ स्वर, और अगर अलग अलग जुड़ते तो वो क्या कहलाते? संयुक्त स्वर। अब देखो, यहां पे संयुक्त में क्या हो जाएगा? अलग अलग स्वर जुड़ेंगे। देखो, हमारे पास अ पहले से ही है, इस अ में हमने इ जोड़ा तो बन के क्या आ गया? ए। अ और इ ये दोनों जुड़े तो क्या बना? ए बन गया। ए बन चुका है, आ भी हम बना चुके हैं। तो यहां पे देखो, आ और आ में हमने क्या जोड़ा? ए जोड़ा और क्या बना? आए। ठीक है, तुम अभी तुम लोगों का पहले पेपर हुआ है, या तो शायद ए पूछा था या आई पूछा था।
ठीक है, कि निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो यहीं पे से प्रश्न था आपके पास। अ धन ई बराबर ए। देखो हम आ यहां पे बना चुके हैं, ए यहां पे बना चुके हैं, और आ और ए मिलके क्या बना, आ ए। देखो तो इसका उच्चारण भी वही है जो ये लिखा हुआ है ना, आ ए, आए। ठीक, हमारे पास अ पहले से है, हमारे पास ऊ पहले से है। अ और ऊ ये दोनों जब जुड़े तो तब क्या बन के आ गया हमारे पास, ओ बन के आ गया। अ और ऊ से क्या बन के आ गया, ओ। फिर हमारे पास आ बना हुआ है और ओ भी हम बना चुके हैं। ये हट सकता है यहां पे से। अच्छा देखो मैं इस वाले को यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, देख लेना, चौथा जो स्वर है यहां पे बना रहा हूं। आ हमारे पास था, इस आ में हमने ओ जोड़ा तो क्या बन के आ गया, आओ। इसका उच्चारण भी यही है, आ ओ, आओ, आ ओ आओ। ठीक है, तो देखो 4 ये मूल स्वर थे, 4 और 3 ये दीर्घ स्वर हो गए, 4 3 7, और 4 हमारे पास क्या हो गए, संयुक्त स्वर हो गए। ठीक है, तो 7 और 4 कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक है, 7 और 4 11 स्वर आपके पास बन के आ गए। अब देखो अगर स्वर से आपके पास प्रश्न आना होगा, ठीक है, तो इसी के बीच से जितना मैंने अभी स्वर के बारे में आपको बताया इतने में से ही आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर इतना आपका तैयार है तो स्वर से अगर वो प्रश्न पूछेगा तो आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो पढ़ा हमने स्वर, ठीक। अब स्वर के बाद क्या आता है, तो स्वर के बाद आ गया आपके पास व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन मतलब वो खाने वाले व्यंजन नहीं है। व्यंजन का मतलब क्या हो गया, व्यंजन किसे कहते हैं या व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। तो व्यंजन हम कहेंगे कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहेंगे, व्यंजन। जो किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से। बराखड़ी पढ़ी होगी आपने, है ना, क का की कुक्कू के कई को कौ कंग कह, ख खा खी खी खु खू खे खै खो खौ खं खह, पढ़ा होगा। ठीक है, तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 33। 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं और 33 क्या आ गए, व्यंजन। अब देखो जो ये 33 व्यंजन हैं इनको सबसे पहले हम 5 वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में, 5 वर्गों में। और ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं, तो देखो पहला वर्ग है क वर्ग, ठीक है, दूसरा वर्ग हो गया आपका च वर्ग, तीसरा वर्ग हो गया आपका कौन सा, ट वर्ग, तीसरा वर्ग ट वर्ग, और चौथा हो गया आपके पास त वर्ग, और पांचवा हो गया आपके पास प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं, क च ट त प। ठीक, क वर्ग में क्या आया, क ख ग घ और ग। ठीक, च वर्ग में क्या आया, च छ ज झ और य। ट वर्ग में क्या आया, ट ठ ड ढ और अण। त वर्ग में क्या आया, त थ द ध और न। प वर्ग में क्या आया, प फ ब भ और म। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा कितने वर्गों में बांटा, 5 वर्गों में बांटा। और प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर हैं, 5। ठीक, तो कुल कितने हुए ये, कुल कितने हो गए, तो कुल हो गए ये, कुल कितने हो गए,
25। ठीक है, तो इन 25 के 25 व्यंजनों को, इन 25 के 25 व्यंजनों को देखो, इन सब का स्पर्श अलग है। ये कंठ से, ये तालु से, ये मूर्धा से, ये दंत से, ये ओष्ठ से बोला जाता है। हर किसी का स्पर्श क्या है, अलग है। इसीलिए इन 25 के 25 वर्णों को हमने एक नाम दिया स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। आपसे पूछेगा स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, ये 25 के 25 क्या हैं, स्पर्शी व्यंजन है। अब देखो वर्गों के व्यंजन है, ये सब 5 वर्ग हैं, उसी के व्यंजन तो हैं। तो 5 वर्गों के व्यंजन होने के कारण इन्हीं 25 को हम एक और नाम दे देते हैं, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, आपका उत्तर क्या होगा, 25। वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 बोल दोगे आप। ठीक है भाई, 25। ठीक, अब देखो इनमें से जो ये चौवर्ग है, कौन सा वर्ग, चौवर्ग, इसको भी एक विशेष नाम देते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये चौवर्ग की। ठीक है, चौ, छ, ज, झ और य। इस चौवर्ग को एक नाम देते हैं। इनके स्पर्श करने में संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इस पूरे चौवर्ग को हमने एक नाम दिया स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी। आपसे पूछ लेगा कि कौन से वर्ण स्पर्श संघर्षी होते हैं, तो चौवर्ग के सभी वर्ण क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी होते हैं। उसके बाद अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, ठीक है, कि जो ये ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ और अण, ट, ठ, ड, ढ, अण, इनको भी एक नाम देते हैं। अभी तो बताया था जटाटवी। ठीक है, कठोर वर्ण, इनको क्या बोला, कठोर वर्ण बोला। कठोर वर्ण कौन से हैं, ट वर्ग के जितने वर्ण हैं इनको क्या बोलते हैं, कठोर वर्ण कहते हैं। ठीक, इसके बाद जो ये त वर्ग है, ठीक है, अब मैं त वर्ग की बात कर रहा हूं। त वर्ग मतलब त, थ, द, ध, न, इसको भी एक अलग नाम देते हैं। इस त वर्ग को भी एक अलग नाम दिया और इसको बोलते हैं कोमल तालव्य। क्या बोलते हैं इसे, कोमल तालव्य। एक साथ लिखना है, कोमल तालव्य। ठीक, देखो कोमल तालव्य क्या होता है। वैसे अगर तुम देखोगे कि जो त वर्ग के वर्ण हैं, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। बोल के देखो, त तो जीभ सीधे जा रही होगी और दांत पे लग रही होगी, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दंत्य। दंत्य है ये, इनका उच्चारण स्थान तो दंत्य है। लेकिन तालु कहां से आया, तालव्य कैसे हो गई है, तो देखो कहीं ना कहीं जब हम त वर्ग का उच्चारण करते हैं तो जीभ कुछ मात्रा में ही सही लेकिन तालु को स्पर्श करती है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा, कोमल तालव्य कहा। और कई लोग ऐसे हैं कि जो इस कठोर वर्ण का प्रयोग नहीं करते हैं, कठोर वर्णों की जगह वो कोमल तालव्य का प्रयोग करते हैं। जैसे तुमने ऊपर चले जाओ, ये जम्मू कश्मीर साइड चले जाओ या अफगानिस्तान वाले को कभी हिंदी बोलते हुए सुनना, ठीक है, तो उसके मुंह से तुम ट नहीं सुन पाओगे, है ना, ट बोलेगा ही नहीं वो, चाहे वो अंग्रेजी के शब्द ही क्यों ना उच्चारित कर रहा हो, वो ट बोलेगा ही नहीं। बिग बॉस में एक वो छोटा सा दानी था, क्या नाम था उसका, अब्दू, हाँ अब्दू, तो उसकी हिंदी सुनना, वो क्या बोलता है कि ब्रो मैं ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नहीं बोलता है, क्या बोलता है, ट्रेनिंग, ट की जगह पे क्या बोल रहा है, ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग कर रहा था। सुनना कश्मीरियों को, ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि टमाटर महंगा हो गया है, टमाटर नहीं बोलेगा, बोला टमाटर महंगा हो गया है, टमाटर, है ना। कभी नहीं बोलेगा कि डमरू बज रहा है, कभी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, डमरू बज रहा है। ट की जगह पे त, ठ की जगह पे थ और ड की जगह पे द बोलेगा, डमरू की जगह दमरू। समझ रहे हो, तो ये हैं हमारे कौन से, कोमल तालव्य। उसके पश्चात आता है हमारे पास, देखो
हर वर्ग का पांचवां अक्षर, हर वर्ग का पांचवां, देख रहे हो ना, हर वर्ग का पांचवां, ये है ये वाली लाइन। तो हर वर्ग का पांचवां जो अक्षर है, हर वर्ग का पांचवां जो अक्षर है, इसके लिए भी एक अलग नाम आता है, ठीक है। और देखो कहां से बोले जा रहे हैं ये, ग, य, अण, न, म, कहां से बोले जाते हैं ये, आप बोलोगे नाक से, है ना, बोल लोगे नाक से, जरा मुंह बंद करके नाक से बोल के दिखाना। तो नाक से नहीं बोले जाते हैं, नाक की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, लेकिन नाक से नहीं। पूछता है प्रश्न कि पंचमाक्षर बोले जाते हैं नाक से, मुख से, तीसरा ऑप्शन ए में होगा नाक से। और कई विद्वान सीधे हाँ नाक से, तो नाक से तो आ रहा है तो दे टिक, है ना। तो ऐसा नहीं है, नाक की सहायता से बोले जाते हैं, नाक से नहीं। नाक की सहायता से बोले जा रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नासिक्य। क्या बोलते हैं, नासिक्य, ठीक। या नासिक्य बोल लो या अनुनासिक बोल लो, अनुनासिक, नासिक्य भी इन्हीं को कहते हैं और अनुनासिक भी इसी को कहते हैं। और हर वर्ग का पांचवां अक्षर है तो पंचमाक्षर भी इन्हीं को कहते हैं, पंचमाक्षर, ठीक है। देखो टोटल वर्ण थे कितने, टोटल वर्ण थे 25, ठीक है। और 25 के बारे में मैं ये बता चुका हूं, लेकिन व्यंजन कितने, 33, और 25 के बारे में हमने पढ़ लिया। कितने बचे, अभी 8 बच गए, ठीक है। तो ये 8 कौन कौन से हैं, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं हम, ठीक है भाई। अब देखिए 25 आपके स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन हो गए। अब इसके बाद 4 आते हैं आपके पास अंतस्थ, अंतस्थ, ठीक है। और ये अभी रविवार को ही यूके पीएससी का जो पेपर हुआ है उसमें पूछा हुआ प्रश्न है, अंतस्थ से पूछा था, ठीक है, कि निम्न में से कौन से वर्ण अंतस्थ हैं। तो अंतस्थ कौन से वर्ण होते हैं, 4 वर्ण हैं इसमें से, य, र, ल और व, ये 4 हमारे पास क्या हैं, अंतस्थ हैं। अंतस्थ मतलब जो अंतःकरण से उच्चारित होते हैं। इन चारों में से देखो जो ये य है और ये व है, कौन, य और व, इन दोनों को हम कहते हैं अर्धस्वर। ये भी प्रश्न आता है कि किसे अर्धस्वर कहा जाता है, तो मैंने कहा य और व, ये दो क्या हैं, अर्धस्वर हैं, ठीक है। अर्धस्वर इनको क्यों बोला, क्योंकि इनके उच्चारण में ऐसा लगता है कि जैसे स्वर का उच्चारण हो रहा हो, लेकिन स्वर तो ये है नहीं, तो इसलिए इनको हमने क्या कहा, अर्धस्वर कहा, ठीक। उसके बाद र, र को हमने एक नाम दिया लुंठित, र को हमने क्या नाम दिया, लुंठित। लुंठित इसको क्यों कहा, तो लुंठित इसको इसलिए कहा क्योंकि जब र का हम उच्चारण करते हैं तो जीभ ऊपर तालू से रगड़ खाते हुए दांतों के ऊपर गिरती है। उच्चारण करके देखो र, तो जीभ ऐसे गिर रही होगी, इसलिए इसको क्या बोला, लुंठित बोला। या इसको एक और नाम दिया कि देखो जब र का हम उच्चारण करते हैं ना, र, तो मुंह के अंदर कुछ वाइब्रेशन पैदा होता है ना, कंपन पैदा होता है, तो इसीलिए इस र को प्रकंपित भी कहते हैं। क्या, प्रकंपित, प्रकंपित भी किसको कहते हैं, र को, ठीक। ल को एक नाम दिया पार्श्विक, ल को क्या नाम दिया, पार्श्विक।
पार्श्विक का मतलब, पार्श्व का मतलब क्या होता है? पार्श्व मतलब, पार्श्व शब्द का अर्थ क्या है? पार्श्व मतलब होता है पड़ोस, ठीक है। जो पड़ोस है ना, पड़ोस का तत्सम रूप क्या है? पार्श्व, ठीक। पार्श्व भागे मतलब पड़ोस के भाग में। तो ल का जब हम उच्चारण करते हैं ल, तो जीभ ऊपर टच हो रही होगी और इसका जो पार्श्व भाग है, इसका जो बगल वाला भाग है, यहां से हवा निकलती है, इसीलिए इसका नाम ही क्या दे दिया? इसे पार्श्विक कहा है। और ये भी यूकेपीएससी का ही प्रश्न है, ठीक है भाई, ये भी पूछा जा चुका है। तो 25 हमारे पास स्पर्शी व्यंजन हुए, उसके बाद 4 हमारे पास अंतस्थ व्यंजन हुए, ठीक। और इसके बाद कितने बचे? 4 बचे। तो 4 कौन से बचे? ये 4 कौन से बचे? तो देखो ये बचे हमारे पास ऊष्म या संघर्षी, या तो ऊष्म बोल लो या फिर संघर्षी बोल लो, ठीक। ऊष्म या संघर्षी। देखो ये हैं कौन कौन ऊष्म या संघर्षी? तो ये हैं हमारे पास 4। और कौन कौन से हैं ये 4? तो सबसे पहले श, फिर श, फिर स और फिर ह, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास क्या है? श, स और ह। ये हमारे पास ऊष्म या संघर्षी हैं। ऊष्म इनको क्यों बोला? क्योंकि जब इनका एक साथ उच्चारण करेंगे ना, स, श, स, ह, तो मुंह में कुछ ऊष्मा, कुछ गर्मी पैदा हो जाती है, इसलिए इनको ऊष्म कहा। संघर्षी क्यों कहा? क्योंकि देखो हर किसी का उच्चारण अलग है। ये तालव्य श है, ये मूर्धन्य श है, ये दंत्य श है, ठीक। तो हर किसी का उच्चारण अलग है, और उच्चारण अलग है तो संघर्ष करना पड़ेगा आपको, तो संघर्ष करना पड़ेगा, तो संघर्षी इसको नाम दे दिया, ठीक है। इनका क्रम याद रखना, सबसे पहले कौन सा श, फिर कौन सा और फिर कौन सा? पहले तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंत्य, ठीक है। और देखो हम लोग यहाँ पे बहुत गलत उच्चारण करते हैं इन स की वजह से। आपको अगर गढ़वाल और कुमाऊनी, गढ़वाली और कुमाऊनी को पहचानना है ना, तो इस स से ही आप तुरंत पहचान सकते हो। स से ही गढ़वाली और कुमाऊनी की पहचान हो जाती है। कैसे होती है? कि जो गढ़वाली है ना, वो इस स के अलावा कोई दूसरा स बोलता ही नहीं है, हर उसमें उसका यही स। शाम को मिलता हूं, अब जैसा वो बोल रहा है उस हिसाब से शाम ऐसा लिखा जाएगा, शाम, कि शाम को मिलता हूं, ऐसा होता है शाम। क्या होता है? शाम, ठीक है। तो वो हमेशा क्या बोलेगा? शाम, हमेशा इसी का प्रयोग करेगा। कोई सा भी आ जाए, पेट फटा स बोलेगा, पेट फटा स। अब जो वो उच्चारण कर रहा है वो इस स का कर रहा है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा है पेट फटा, है ना। तो इससे गढ़वाली को तुरंत पहचान लोगे, और इससे पहचानोगे कुमाऊनी को, वो इसी स का प्रयोग करता है हमेशा। सुबह सुबह आ जाते हैं, सुबह सुबह। अब सुबह सुबह थोड़ी होता है, क्या होता है? जैसा वो बोल रहा है उस हिसाब से तो ये हो जाएगा सुबह, सुबह सुबह आ जाते हैं। आज मैंने सेब खाए, सेब, तो सेब थोड़ी होता है, क्या होता है? सेब, ठीक। तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है हिंदी भाषा में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक पढ़ते रहें, धन्यवाद।